बेटा यहाँ से स्लाइड देख लें दोबारा, जिनको देखनी है। उनका सारा खून जो है वो गिल्स में आ जाता है जब वो मरती है। तब किसने कहा फिश में ब्लड नहीं होता? बेटा किसने कहा फिश में ब्लड नहीं होता? फिश में ब्लड होता है, लेकिन उसका सारा खून जो है, बेटा यहाँ से स्लाइड देख लें दोबारा, जिनको देखनी है। उनका सारा खून जो है वो गिल्स में आ जाता है जब वो मरती है। इसीलिए तो गिल्स निकाल के फेंक देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो मतलब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें यही है ना कि खून बह जाना चाहिए। इसीलिए हम ज़िबा करते हैं बाकी जानवरों को। ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वालेकुम अस्सलाम अफान आफरीदी, वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद अशारिफ, यूसुफ नदीम। मैंने कल की स्लाइड दिखा दी। ठीक है। इसलिए कि बेटा दो ही चैम्बर हैं उसके अंदर, तो जाहिर सी बात है दो ही क्या नाम है चैम्बर होने की वजह से एक्सचेंज कैसे होगा, मतलब सेपरेशन नहीं है ना, तो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें। बेटा फिशेस में हमने आपको ये बताया था कि फिशेस गिल्स से सांस लेते हैं, गिल्स फेरिंक्स के पास होते हैं, इनमें सुराख मौजूद होते हैं जिन्हें गिल स्लिट्स कहते हैं। और बोनी फिशेस में इसके ऊपर कवर होता है जिसे ओपर्कुलम कहते हैं। कार्टिलेज फिशेस में कवर नहीं होता। स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स जो है हाईली वेस्कुलराइज होता है, और इसमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स फिलामेंट्स मौजूद होते हैं जो वी शेप अरेंज होते हैं बेटा, और उनके ऊपर सपोर्टिव प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें गिलार या गिलबार कहते हैं। फिर हर फिलामेंट के अंदर thousands of lamellae होते हैं which are furnished with the blood capillaries। क्योंकि फिश का हार्ट टू चैम्बर्ड होता है तो उसमें ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसलिए खून साफ होने के लिए गिल्स में जाता है। साफ होने से मुराद है उसमें ऑक्सीजन शामिल होती है, और फिर वो वापस दिल में नहीं आता, पूरे जिस्म में जाके फिर आता है वापस, यानी डायरेक्ट नहीं आता, इनडायरेक्ट आता है। तो गिल्स में जब ये मछली सांस लेने के लिए पानी लेती है तो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वो गिल्स की सतह से ब्लड में चली जाती है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड गिल्स में चली जाती है, सॉरी वाटर में चली जाती है, और फिर ये वाटर स्पाइरिकल से बाहर निकल जाता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वापस दिल में आने के बजाय पूरे जिस्म में जाकर फिर दिल में आता है। ठीक है बेटा, ये है। लेट्स बी कंटिन्यू विद द, बेटा आ गए आप लोग जो नमाज पढ़ के आना था जिनको। हम शुरू करें बेटा अब। बेटा इंसान के हार्ट में 4 चैम्बर।
वालेकुम अस्सलाम अम्मार बेग। नाउ वी स्टार्ट विद द एक्सचेंज। अम्मार बेग, आपका कैमरा खुल गया बेटा। हाँ बेटा, गैसेस एक्सचेंज ऑफ फ्रॉग की बात कर रहे हैं, इन फ्रॉग की बात कर रहे हैं बेटा। वालेकुम अस्सलाम सजीद खान। इसमें हम ये देखते हैं कि फ्रॉग्स अपनी ज़िंदगी पानी और खुश्की दोनों पे गुजारते हैं। इनका ताल्लुक फाइलम कॉर्डेटा से होता है और ग्रुप इनका वर्टिब्रेटा है। सुपर क्लास इनकी टेट्रापोडा है, जिससे हम भी हैं। टेट्रापोड्स का मतलब चार टांगों वाले। तो ये चार टांगों वाले होते हैं। दे लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। तो जब ये एक्वेटिक लाइफ गुजारते हैं लार्वल फॉर्म में, तो इनमें गिल्स के जरिए सांस ली जाती है। तो ये गिल्स खत्म हो जाते हैं और फिर ये लंग्स से सांस लेते हैं। लेकिन उसके अलावा भी ये स्किन से सांस लेते हैं, जिसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। बकल कैविटी से सांस लेते हैं, जिसे बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन कहते हैं। और पल्मोनरी रेस्पिरेशन तो है, जैसे मैंने बताया। हाँ बेटा, माहौल की वजह से है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि गिल रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसमें जो इसकी लार्वल फॉर्म में होती है। हम सबको पता है कि लार्वा जो है सिर्फ टेडपोल जो है वो पानी में ही रहता है इसका, मेंढक का। जब तक साइज बड़ा नहीं हो जाता, यानी डेवलप होके वो एडल्ट नहीं बन जाता, वो बाहर नहीं आता है। तो जाहिर सी बात है, पानी में तो सांस लेने के लिए नेचर ने जो स्ट्रक्चर बनाया उसका नाम गिल्स है। तो गिल्स से सांस लेते हैं वो, ठीक है, जैसे फिश लेती है ऐसे। लेकिन जब ये खुश्की पर आ जाते हैं तो फिर इनमें यानी एडल्ट होने के बाद लंग्स डेवलप हो जाते हैं। तो फिर ये पानी में लंग्स से सांस ले नहीं सकते। तो इसलिए इन्होंने दो और तरीके इख्तियार किए हैं। स्पेशल टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम which is usually not found in other living organisms। एक है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, यानी स्किन के जरिए। अब देखें, इनकी स्किन में स्मूथ सरफेस होती है, इसके ऊपर न स्केल्स होते हैं, न बाल होते हैं, न प्लेट्स होती हैं। क्योंकि पानी के करीब ये रहते हैं तो मॉइस्ट भी रहती है स्किन। और स्किन के अंदर एक नेट होता है ब्लड कैपिलरीज का। तो अब क्योंकि फ्रॉग को बेटा, फ्रॉग कोल्ड ब्लडेड है, रेप्टाइल्स की तरह, ठंडा खून वाला। तो ये बॉडी टेम्परेचर को वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल टेम्परेचर। माहौल के लिहाज से अपने आप को एडजस्ट करता है। लेकिन शदीद सर्दी में ये एडजस्ट नहीं कर पाता, तो ये हाइबरनेट कर जाता है, यानी विंटर स्लीप चला जाता है। तो उस वक्त क्योंकि ये कीचड़ में होता है, मड में होता है, नीचे होता है, दबा हुआ होता है, तो ये स्किन से सांस लेता है। इसी तरीके से गर्मियों में जब बहुत गर्मी होती है तो भी मेंटेन नहीं कर पाता। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो फिर समर स्लीप में चला जाता है, जिसे हम एस्टिवेशन कहते हैं। जबकि बकोफेरेंजियल उस वक्त होता है जब ये पानी में जाता है। आपको पता है ना, मेंढक पानी में जाता है फिर बाहर भी आ जाता है। उस वक्त कुछ अरसे के लिए इसकी जो बकल कैविटी है वो रिचली सप्लाइड होती है विद ब्लड वेसल्स। तो वहां पर मॉइस्चर भी होता है, तो उस मौजूदा मॉइस्चर से ये ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है। लेकिन ये बहुत लंबे अरसे के लिए पानी में नहीं रहता। अगर वो लंबे अरसे के लिए पानी में रहेगा तो फिर इसको मसला हो जाएगा, क्योंकि अब इसके पास गिल्स तो है नहीं। तो इसने थोड़े अरसे के लिए रहने के लिए ये तब्दीली अपने अंदर की है। तो किसी भी बच्चे को इसमें कोई कंफ्यूजन है बेटा? एनीबडी हैज एनी कंफ्यूजन? हाइबरनेशन बेटा, मैंने कहा ना, विंटर स्लीप। हाइबरनेशन, जी, क्यूटेनियस का मतलब स्किन होता है बेटा। एक मिनट। मोहम्मद अशारिफ, आपको समझ में आ गया इतनी सारी किस्म की रेस्पिरेशन क्यों है? हाइबरनेशन बेटा विंटर स्लीप होता है मोहम्मद अशारिफ। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन बेटा, इसमें गिल्स रेस्पिरेशन होती है,
क्यूटेनियस होती है, बक्कोफेरेंजियल होती है और पल्मोनरी रेस्पिरेशन होती है। तो गिल रेस्पिरेशन तो सिर्फ लार्वल फॉर्म में होगी, क्योंकि लार्वा जो है वो पानी में रहता है तो वहाँ गिल्स होते हैं, लेकिन जो जो ये बड़ा होता जाता है इसके गिल्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और लंग्स से फिर सांस लेता है। लेकिन जब ये असल में मसला ये होता है कि ये कोल्ड ब्लडेड है, ठंडे खून वाला। तो ठंडा खून वाले होने की वजह से क्या होता है बेटा, ये अपना बॉडी टेम्परेचर वेरी करता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। हम तो वार्म ब्लडेड है ना बेटा, तो हमारा तो टेम्परेचर वही रहता है दुनिया में, हर जगह, हर माहौल में, हर टेम्परेचर पे एक ही रहेगा। इनका चेंज होता है, लेकिन शदीद सर्दी में चेंज नहीं कर पाते। तो जब चेंज नहीं कर पाते तो ये कीचड़ में चले जाते हैं, मड में चले जाते हैं, और इसको विंटर स्लीप कहा जाता है। असल में एक्टिविटी अपनी स्लो कर देते हैं, इसको हम विंटर स्लीप कहते हैं। ठीक है बेटा, तो हाइबरनेशन विंटर स्लीप होती है। इसी तरह शदीद गर्मी में भी ये चले जाते हैं नीचे, तो उसका मतलब होता है समर स्लीप। अब दोनों केसेस में जब मड में ही घुसे हुए हैं, ना मुंह खोल सकते हैं ना लंग से सांस ले सकते हैं, तो स्किन से सांस लेते हैं। इनकी स्किन पे ना कोई प्लेट है, ना हेयर है, ना स्केल्स हैं, तो बड़े आराम से ये और स्किन के बिल्कुल साथ चिपके हुए हैं ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज। तो ये उससे सांस ले लेते हैं, और जब तक ये रहते हैं तो स्किन से ही सांस लेते हैं। ठीक है बेटा। अब बक्कोफेरेंजियल जो है, यानी बकल कैविटी, असल में नाम इसका रख दिया बक्कोफेरेंजियल, लेकिन है बकल कैविटी, रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ बकल कैविटी। तो बको या बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो इसकी बकल कैविटी की होती है वो मॉइस्ट रहती है, और वहाँ रिचली सप्लाइड ऑफ द ब्लड कैपिलरीज है, और जो ऑक्सीजन वहाँ मुंह में मौजूद होती है उसको ये इस्तेमाल कर लेते हैं। और अमूमी तौर पर जब ये पानी में होते हैं, जब ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, फ्रॉग जो है ना वो कॉर्डेट है, वर्टिब्रेट है, और टेट्रापोड है। इसकी क्लास है एम्फीबिया, इसकी क्लास है एम्फीबिया, और इसका ग्रुप है एन्यूरा। सब क्लास समझ लें। एन्यूरा विदाउट टेल, एन्यूरा का मतलब होता है विदाउट टेल। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और भी सवाल हैं, देखें। सर ये रेस्पिरेशन कब कब यूज करते हैं, अभी बताया ना बेटा। जब मड में होते हैं तो क्यूटेनियस होता है, जब पानी में जाते हैं बड़े होने के बाद तो नहीं बेटा, ये मोहम्मद आसिफ हमने पढ़ा कब है ये? ठीक है, समझ आ गई। सालार क्या पूछ रहे हैं? जी, बक्कल फरेंजियल पानी में होगी। हाँ हाँ बिलाल अमान, अगर फुल क्वेश्चन है तो तकरीबन 2.5 पेज बनने चाहिए, 2 से 2.5 पेज, सारे पॉइंट लिखने होंगे। शॉर्ट है तो कम पॉइंट लिखने होंगे। जी मोहम्मद आसिफ क्या पूछ रहे हैं? मड में कीचड़ है ना बेटा, पानी के अंदर डिजोल्व होगी ऑक्सीजन। ठीक है, मैंने कल ये काम करा दिया था बेटा आप लोगों को, तो फिर इतने सारे सवाल क्यों पूछे? नहीं, कल नहीं कराया बेटा, कल हमने फ्रॉक करा दिया था बेटा, जल्दी से बताइए। हाइबरनेशन विंटर स्लीप को कहते हैं। ठीक है बेटा, ये वेरी करता है ना, कोई फाइलम बड़ा है कोई छोटा है। अब जितने पॉइंट्स हैं उतने याद करने। एस्टिवेशन का मतलब समर स्लीप। नहीं करवाया था ना ये बेटा, एस्टिवेशन का मतलब बताता रहा हूँ, समर स्लीप है, समर स्लीप, यानी शदीद गर्मी में ये मट्टी में चले जाते हैं। मेरे बच्चे, जितनी हेडिंग किताब में होती है वो सारी करनी होती हैं।
लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, अब मैं हेडिंग आपको अगर अभी गिराना शुरू कर दूं तो टाइम बहुत ज्यादा निकल जाएगा। म्यूकस मेम्ब्रेन, बेटा म्यूकस तो आपको पता होना चाहिए, चैप्टर 12 में हमने कितना म्यूकस पढ़ा है। वही म्यूकस होता है, वो मेम्ब्रेन जो रतूबत खारिज करती है ना। अब कहीं नाक में होती है तो नाक कहलाती है, मुंह में होती है तो थूक कहलाता है, और नीचे स्मूथनेस प्रोवाइड करती है तो सिक्रीशन उसकी म्यूकस सिक्रीटिंग कहलाती है। ठीक है, अब एनीबॉडी हैज एनी कंफ्यूजन? आपके पास चैप्टर 10 के नोट्स होंगे ना, बिलाल अमान, अरमान सॉरी। तो उसमें जितने भी लिखी ना हेडिंग वो सब याद करनी होती। तो बेटा चार मैं एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और तीन फाइला ये याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ बेटा मालूम कर लीजिएगा, मैंने तो बता दिया, उनसे कह भी दिया नोट्स का, उन्होंने कहा हमने भेज भी दिए हैं, अब मालूम करिएगा आप। ठीक है, तो अब मेरा ख्याल है किसी को इस पेज पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगला पेज, अब पल्मोनरी रेस्पिरेशन कैसे होती है ये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नाइन्थ में आप ये बहुत पढ़ के आते हैं, और ये इसको आपने नाइन्थ में अपने प्रैक्टिकल में भी देखा होगा। ठीक है हमजा जिया, बेटा इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है वो बहुत चैप्टर के आखिर में मैं आपको बता दूंगा, जो मैं सवाल जवाब बताऊंगा ना वो इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि इस चैप्टर से बेटा पहले अच्छी तरह उसको समझ तो लिया आपने, और अच्छी तरह पढ़ लो, 5-6 दफा जब पढ़ोगे अच्छी तरह फिर याद करोगे तो याद हो जाएगा उसको। ठीक है, एकदम याद करने बैठोगे तो नहीं होगा, पहले उसको पढ़ लो 5-6 दफा, उसके अल्फाज आपके जहन में बैठ जाएंगे, फिर जब आप याद करोगे फिर आप देखो खुद भी लिख रहे होगे आप। लेकिन असल में इम्तहान में तो इतना टाइम नहीं होता ना कि आप सोच सोच के लिखें। हर चीज को जिसको आप याद करना चाहते हैं, कोई अजनबी चीज है, तो आप उसको पहले अच्छी तरह 5-6 दफा 8 दफा पढ़ लें टॉपिक को पूरा, और उसमें कोई ज्यादा देर लगती नहीं है, फिर वो अल्फाज आपको याद होंगे, फिर जब आप याद करने बैठेंगे तो आपको याद हो जाएंगे जल्दी, और लिख लिख के याद करें। आइए बेटा बेटा दिवाज, मैंने कहा ना इस चैप्टर के एंड में जो मैं बताऊंगा सवालात वो इंपॉर्टेंट होंगे ना। ठीक है, तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन की बात कर लें। इस किस्म की रेस्पिरेशन में ये लंग्स के जरिए होती है, और फ्रॉग में सबसे ज्यादा अडल्ट में यही होती है। गुड, तो इसमें बेटा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, अरे जब्बात खान, ये मैं बार बार बताता हूँ कि आखिर के 3 चैप्टर्स हम पूरे पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आखिर में उन्होंने कह दिया कि भाई रिड्यूस खत्म, तो इन्हीं में से ज्यादा सवाल बनते हैं, पता चला वो रिड्यूस के चक्कर में भागम भाग हो रहे हैं, फिर आप कंफ्यूज होंगे, ये नहीं पढ़ाया सर ने, ये नहीं पढ़ाया। अभी हमें पढ़ने दें, फिर याद आप रिड्यूस के हवाले से कर लीजिएगा फिलहाल। ठीक है, हमें चलने दें, आगे पढ़ने तो दें, एक ही पेज हो पाया, 10 मिनट हो चुके हैं अभी तक तो बेटा फाइनल है, लेकिन अभी कुछ पता ही नहीं, कोरोना की वजह से सब कुछ उलट पुलट है ना। अच्छा बेटा, अब एक्सटर्नल नॉस्ट्रल नेजल चेम्बर, ये देखिए, ये आपके पास भी है, हमारे पास भी है। बेटा मैं इस पे एहसन जावेद, हम क्या बहस करेंगे किसी से? तो आसान तरीका यही है कि अभी पूरा पूरा पढ़ लें, और याद फिलहाल वो अलग कर लें, तो समझ में तो आ जाएगा ना, तो जब आप याद करने बैठेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। आगे पढ़ लें बेटा, तो अगर आपके सवाल खत्म हो गए हों। जी, तो बेटा एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, अब ये देखिए, नाक तो हमारे पास भी है, उसके बैरूनी नथने जो हैं वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल कहलाते हैं। फिर उंगली आप अगर नाक में डालें
तो हड्डी नजर आती है, जिसकी वजह से नाक में दो चैम्बर्स बन जाते हैं, दो सुराख होते हैं। फिर अंदरूनी तौर पर दो छोटे सुराख होते हैं, और फिर वहां से बकल कैविटी आती है, और बकल कैविटी के अंदर फिर फेरेंक्स है। अब इसीलिए बकल कैविटी और फेरेंक्स को मिला के हम बकोफेरेंजियल पार्ट भी कहते हैं। फिर फ्रॉग में क्योंकि गर्दन नहीं होती, तो लैरिंग्स और ट्रैकिया आपस में जुड़े हुए होते हैं, उसे हम लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर कहते हैं। फिर आपको पता है कि ब्रोंकाई और फिर लंग्स। अब ये डायग्राम में भी देख लें आप, बैक्टीरिया का मुंह तो पता ही है आपको। ये ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर है, क्योंकि गर्दन नहीं होती इसमें। ठीक है बेटा, अब यहां से ये ग्लॉटिस है। अब ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, मैं इसको और थोड़ा सा, जी ये देखिए अब ज्यादा क्लियर हो गया होगा। ये लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर है। फिर इसमें से दो ब्रोंकस निकल रहे हैं, ये देखिए, और फिर ये लंग्स में दाखिल हो रहे हैं। लंग्स जो है वो लाइट होते हैं, पिंकिश होते हैं, और इसमें एल्वुलाई मौजूद हैं, जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। याद रखिएगा कि हमारे तो लंग्स रिब केज में बंद होते हैं, इनमें रिब केज नहीं होती, यहाँ कुछ मसल्स होते हैं, जिसकी वजह से इसमें जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। ठीक है, अब एल्वुलाई जहां पे भी होगा उसके गिर्द थिन वॉल, एक तो मेम्ब्रेन है उसकी, एक सेल थिकनेस है, और उसके गिर्द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होता है। तो बड़े आराम से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है, बड़े आराम से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। ठीक है, अब इस पूरे पेज पर किसी को कोई कंफ्यूजन है? मैं आपको बता चुका हूँ लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर क्यों कहते हैं। कौन मुझे बताएगा लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर क्यों कहते हैं? लैरिंग्स और ट्रैकिया अलग अलग क्यों नहीं कहते? उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ। फिर इसमें जो थैलियां बनती है उसमें छोटे छोटे खाने बन जाते हैं। नेक नहीं होती, हाँ ये जॉइंट हो जाते हैं, नेक नहीं होती, बिल्कुल सही है। अब ये पूछ सकते हैं ना, गर्दन नहीं है, बिल्कुल सही है। तो अब एनीबॉडी हैज एनी कंफ्यूजन ऑन दिस इन दिस पेज? नेट नहीं बेटा, नेक नहीं होती दीवार। किसी को बेटा इस पेज पे कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। अच्छा बेटा, एक बार लिखा हुआ बता दो, यानी इस किस्म की डायरेक्ट उर्दू करके बता दें या इंग्लिश के साथ उर्दू बताएं? बेटा अभी, अच्छा, तो देखिए, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय लंग्स, यानी लंग्स से सांस ली जाती है। मुख्तलिफ ऑर्गन्स ये मौजूद हैं, जिसमें एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, इंटरनल नॉस्ट्रिल, बकल कैविटी, बकोफेरेंजियल पार्ट कहलाएगा। लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर बता दिया, नेक नहीं होती, इसलिए लैरिंग्स और ट्रैकिया एक साथ जुड़े हुए होते हैं। ब्रोंकाई इसमें होते हैं और फेफड़े होते हैं। अब हम सबको पता है हवा नाक के जरिए दाखिल होगी, नेजल चैम्बर से होती हुई, बकल कैविटी से होती हुई, इंटरनल नॉस्ट्रिल से होती हुई लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर में चली जाएगी। अब आपको पता है लैरिंग्स में वोकल सैक होते हैं, जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं बेटा, आवाज के लिए। ऊपरी हिस्से में दो नालियां बन जाती हैं ट्रेकिया की, जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं, और दोनों अपने अपने फेफड़ों में चली जाती हैं। लंग्स बेटा सॉफ्ट है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इलास्टिक ऑर्गन है, बॉडी में थोरेसिक रीजन में पाए जाते हैं। फिर इनमें अंदर जो है ब्रोंकस डिवाइड होकर ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं, और उनमें सिंगल सेल थिकनेस वाली एल्वुलाई मौजूद होती है, जिसके गिर्द ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और
इसमें छोटी 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 दीवारें आ जाती हैं। ठीक है बेटा। उबैद शाहिद इस चैप्टर से अब लॉन्ग नहीं आता 2017 के बाद से। नहीं, इंटरनली कोई चीज डिफरेंट नहीं है, बस यह है कि हमारे पास लैरिंग्स और ट्रैकिया अलग अलग हैं, इनके पास लैरिंग और ट्रैकिया जुड़े हुए हैं। ठीक है बेटा। बेटा डायग्राम अगर फुल क्वेश्चन आता है तो बनानी होती है। ठीक है बेटे। शैलो का मतलब कम गहरा होता है ना, छोटे 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 थैले बन जाते हैं, इसीलिए बीच में दीवारें आ जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से सांस लेता है। ये आपने फर्स्ट ईयर 9th में ही पढ़ा था। जी, डायग्राम लॉन्ग में बनती है, या फिर अगर वो कहते हैं कि जी फलानी डायग्राम बनाए तो एक डायग्राम बना। अब जरा देखिए फ्रॉग में रेस्पिरेशन किस तरीके से हो रही है। नहीं, हमारा लैरिंग्स अलग होता है, ट्रैकिया अलग। अब देखें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। बेटा इंस्पायरेशन द मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप्स, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। जब एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन की बात करते हैं, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो मुंह बंद हो जाता है, नाक से ऑक्सीजन अंदर आती है। जो ही ऑक्सीजन अंदर आती है, ये ऑक्सीजन प्रेशर से बकल कैविटी के फ्लोर को नीचे कर देती है और हवा तेजी से अंदर आ जाती है लंग्स में। ठीक है, हवा तेजी से आ जाती है लंग्स में। अब याद रखिएगा, मेंढक के अंदर इसको पॉजिटिव ब्रीदिंग प्रेशर कहते हैं, क्योंकि बाहर से तो दबाव लग रहा है, अंदर इसको रोकने वाला या पीछे हटने वाला कोई प्रेशर नहीं है, यानी सिर्फ बाहर से इस पर दबाव पड़ता है। तो ऐसे तरीके को जिसमें प्रेशर एक ही तरफ होता है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव ब्रीदिंग प्रेशर। पॉजिटिव ब्रीदिंग प्रेशर। अब जब ये हवा लंग्स में पहुंच जाती है तो लंग्स जो है वो एक्सपैंड हो जाते हैं और वहां से ये हवा एल्वोलाई में चली जाती है। एल्वोलाई में आपको बता चुका हूँ थिन वॉल्ड है, जिसके गिर्द पल्मोनरी कैपिलरीज मौजूद होती हैं और वहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। यानी ब्लड में ऑक्सीजन मौजूद, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, वो एल्वोलाई में चली जाएगी, और एल्वोलाई में ऑक्सीजन मौजूद है, वो ब्लड में चली जाएगी। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई में पहुंचती है तो एक्सपायरेशन का अमल शुरू हो जाता है, और एक्सपायरेशन के नतीजे में जो हवा है कार्बन डाइऑक्साइड, वो तेजी से बाहर की तरफ जाती है। वजह, क्योंकि लंग्स को जो मसल्स हैं लंग्स को वो पिचकाना शुरू कर देती है, स्क्यूजिंग करना शुरू कर देती हैं, और जब वो स्क्यूजिंग करती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिली हवा तेजी से भागती है, वो बकल कैविटी में आ जाती है। जैसे ही बकल कैविटी में आती है तो ये तेजी से जब गुजरती है तो लैरिंग्स को रब करती है बेटा, और मेल फ्रॉग बोलता है ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, जब पैदाइश, यानी वो मौसम होता है जब ये अंडे बच्चे देते हैं, तो फीमेल को बुलाने के लिए मेल फ्रॉग बोलता है, फीमेल नहीं बोलती। ठीक है,
और वो इसको रब करता हुआ जब ऊपर जाता है तो ऊपर से फिर बकल कैविटी का फ्लोर ऊपर हो जाता है और हवा तेजी से बाहर निकल जाती है, नॉस्ट्रिल भी खुल जाते हैं। तो इस तरह से ये एक्सपायरेशन का अमल करते हैं। अब फ्रॉग क्योंकि अभी छोटा जानवर है तो इसके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि ये पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को लंग से निकाल दे। तो ऐसे अमल को इनकम्प्लीट वेंटिलेशन कहते हैं। बेटा वेंटिलेशन का मतलब हवादार होता है ना, हवा पूरी खुल के आए। तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ही रह जाती है, तो इस अमल को हम इनकम्प्लीट वेंटिलेशन कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ये रोहान देख लीजिए बेटा, पिछली स्लाइड यहाँ से शुरू किया था हमने, एक, ये दो, और ये तीसरे पे आ गए जी। अब इस पेज पे किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज जल्दी से पूछ लें, फिर हम बर्ड्स शुरू करेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है? देखते हैं सवाल कहाँ चले गए, आए ही नहीं सवाल। बेटा इंस्पायरेशन बताया ना कि जब हवा अंदर जाएगी तो नाक खुल जाएगी और हवा प्रेशर से जब नीचे अंदर कैविटी में आएगी तो बकल कैविटी का फ्लोर नीचे हो जाएगा और हवा रश इन हो जाएगी लंग्स में, लंग्स फैल जाएंगे। क्योंकि सिर्फ प्रेशर बाहर से अंदर आता है, सिर्फ प्रेशर बाहर से अंदर आता है बेटा, तो इसलिए इसको पॉजिटिव ब्रीदिंग प्रेशर कहते हैं। ठीक है बेटा। और उसके बाद क्योंकि लंग्स में एल्वोलाई होते हैं, ठीक है जी बेटा, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, रेस्पायरेशन की टाइप। जैसे ही अंदर आती है हवा, एल्वोलाई में चली जाती है, एल्वोलाई से ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई में आ जाएगी। अब जो ही लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है तो लंग्स पिचकना शुरू हो जाते हैं। इस अमल को हम एक्सपायरेशन कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड अब मिली हवा जो है पीछे जा नहीं सकती तो बाहर निकलेगी। जब वो तेजी से बाहर निकलती है तो लैरिंग्स को लैरिंग्स को रब करती है। हमारी आवाज भी ऐसी निकलती है बेटा, हम पढ़ेंगे जब इंसान पढ़ाएंगे आप। लैरिंग्स को रब करती है, उस रब करने के नतीजे में क्या होता है, हवा एक आवाज निकलती है। और मेल में वोकल कॉर्ड्स होते हैं, फीमेल में नहीं होते इसके। जी बेटा। फीमेल में वोकल कॉर्ड्स नहीं होते, फीमेल बोलती नहीं। ये भी मेल भी उस वक्त बोलता है, उस वक्त डेवलप होते हैं जब उसको ब्रीडिंग करनी होती है, फीमेल को बुलाना होता है तो आवाज निकालता है तो फीमेल आ जाती है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये एक छोटा जानवर है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद रहती है लंग्स में, पूरी तरह खत्म नहीं होती। ठीक है, पूरी तरह खत्म नहीं होती, लिहाजा ये जो है वेंटिलेशन इनकम्प्लीट कहलाती है। बेटा ये पहली स्लाइड देख लें और हम अभी ये देख लीजिए, ये सॉरी, इसकी आज की पहली स्लाइड ना, ये रही, ये पहली हो गई, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ये दूसरी हो गई और ये तीसरी हो गई। आप देखें रेस्पिरेशन इन बर्ड्स की हम बात कर रहे हैं। बर्ड्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लंग्स कहलाते हैं। पल्मोनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है बेटा। बर्ड्स का ताल्लुक फाइलम कॉर्डेटा से है। क्लास ग्रुप जो है वर्टिब्रेट है। सुपर क्लास टेट्रापोडा है, चार टांगों वाले होते हैं।
बेटा किसका मतलब पूछना है? अब सारे मतलब अगर बताएंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। बिलाल आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, जब ह्यूमन पढ़ेंगे तो आपको बता दें। ठीक है। बर्ड्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। अभी हम आ रहे हैं बेटा, टाइम खत्म हो रहा है, 2 मिनट में वापस आ रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो मतलब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें यही है ना कि खून बह जाना चाहिए। ठीक है। इसलिए कि बेटा दो ही चैम्बर हैं उसके अंदर, तो जाहिर सी बात है दो ही क्या नाम है चैम्बर होने की वजह से एक्सचेंज कैसे होगा? मतलब सेपरेशन नहीं है ना, तो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें। बेटा फिशेस में हमने आपको ये बताया था कि फिशेस गिल से सांस लेते हैं, गिल्स फेरिंक्स के पास होते हैं, इनमें सुराख मौजूद होते हैं जिन्हें गिल स्लिट्स कहते हैं। और बोनी फिशेस में इसके ऊपर कवर होता है जिसे ओपर्कुलम कहते हैं। कार्टिलेज फिशेस में कवर नहीं होता। स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स जो है हाईली वेस्कुलराइज होता है, और इसमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स फिलामेंट्स मौजूद होते हैं जो वी शेप अरेंज होते हैं बेटा, और उनके ऊपर सपोर्टिव प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें गिल आर्क या गिल बार कहते हैं। फिर हर फिलामेंट के अंदर thousands of lamellae होते हैं which are furnished with the blood capillaries। क्योंकि फिश का हार्ट टू चैम्बर्ड होता है तो उसमें ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसलिए खून साफ होने के लिए गिल्स में जाता है। साफ होने से मुराद है उसमें ऑक्सीजन शामिल होती है, और फिर वो वापस दिल में नहीं आता, पूरे जिस्म में जाके फिर आता है वापस, यानी डायरेक्ट नहीं आता, इनडायरेक्ट आता है। तो गिल्स में जब ये मछली सांस लेने के लिए पानी लेती है तो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वो गिल्स की सतह से ब्लड में चली जाती है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड गिल्स में चली जाती है, सॉरी वाटर में चली जाती है, और फिर ये वाटर स्पाइरिकल से बाहर निकल जाता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वापस दिल में आने के बजाय पूरे जिस्म में जाकर फिर दिल में आता है। ठीक है बेटा, ये है। लेट्स बी कंटिन्यू विद द बेटा आ गए आप लोग जो नमाज पढ़ के आना। हाँ बेटा मैं समझ गया, लेकिन अब जब तो आप नया मामला था ना, नए बच्चे जब होते हैं तो ज्यादा अब तो आपको समझ जाना चाहिए। चले खैर ठीक है, करते हैं कुछ। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इन बर्ड्स मैनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर लंग्स, दैट इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर लंग्स। वालेकुम अस्सलाम बेटा अफान। पल्मोनरी रेस्पिरेशन टेक प्लेस होता है, यानी इनमें खास जो ऑर्गन्स हैं वो फेफड़े हैं, और इनको पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे भी वही तरीका है बेटा, हवा नॉस्ट्रिल से अंदर दाखिल होगी, और वालेकुम सलाम बिलाल अरमान, और नेजल कैविटी से होती हुई
रेस्पिरेटरी ट्रैक जिसे ट्रैकिया कहते हैं, जो गर्दन में मौजूद होता है, नीचे जाएगा और फिर दो ब्रोंकाई में तब्दील डिवाइड हो जाएगा। हर ब्रोंकस जो है वो अपने अपने लंग्स में जाके खुल जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे फ्रॉग में। बस फ्रॉग में नेक नहीं थी, इसमें गर्दन मौजूद है, गर्दन से होता हुआ जाएगा। अब लंग्स इसके छोटे होते हैं, इलास्टिक होते हैं, स्पंजी होते हैं, पिंकिश होते हैं। इनमें सप्लीमेंटेड बाय एयर सैक्स, हवाई खाने लगे होते हैं। हवाई खाने, एयर सैक्स मौजूद होते हैं। अब ये एयर सैक्स जो हैं वो स्टोरेज करते हैं एयर की, क्योंकि परिंदे आपको पता उड़ते हैं ना, तो उड़ने के दौरान तो सांस नहीं ले सकते। जैसे हम दौड़ते हैं तो दौड़ने के दौरान बहुत ज्यादा सांस नहीं ले सकते हम, इसीलिए जब दौड़ के थक जाते हैं तो हाँफना शुरू कर देते हैं, आपको पता होगा। तो यहाँ पे भी क्या है, एयर सैक्स होते हैं, स्टोरेज ऑफ एयर इन द लंग्स। अब द ब्रोंकाई डू नॉट डिवाइड इमीडिएटली। अब उसके बाद फेफड़ों में जाने के बाद ये तकसीम होते हैं, तो इनको सेकेंडरी ब्रोंकाई कहते हैं, और फिर मजीद तकसीम होकर पैरा ब्रोंकाई बनाते हैं। तो इनमें बर्ड्स में एज सच एल्वुलाई लंग्स के अंदर नहीं होते, एल्वुलाई लंग्स के साथ अटैच्ड होते हैं। ठीक है, अब देखिए एल्वुलाई जो साथ अटैच्ड हैं उनके अंदर ये देखिए, अगर आप ये, मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूं, ये देखिए नालियां जा रही हैं, ये पैरा साथ मतलब फेफड़ों के साथ बाहर जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अंदर फेफड़ों के अंदर नहीं है एल्वुलाई। अभी हमने फ्रॉग में देखा था एल्वुलाई अंदर है, तो यहाँ बाहर है, ये देखिए। और लंग्स से नालियां जो है ना इनके अंदर जा रही हैं, ये देखिए आपको नजर आ रही हो, कनेक्ट हो रहे हैं, सबसे कनेक्ट है ये। तो अब इसमें 8 से 10 थिन वॉल्ड एयर सैक्स होते हैं, जिनका नाम उनकी पोजीशन के लिहाज से होता है बेटा, कि किस किस पोजीशन पर हैं। जैसे दो जो है वो सर्वाइकल गर्दन में होते हैं, यानी गर्दन में हवा का जखीरा रखते हैं, उन्हें सर्वाइकल एयर सैक्स कहते हैं, दो होते हैं। ठीक है, एक होता है इंटरक्लेविकल एयर सैक, यानी शोल्डर जो होता है ना, कंधा, कंधे के साथ एक होता है, दो और एक तीन हो गए। फिर दो होते हैं लंग्स के एंटीरियर पोर्शन में, इसका नाम है एंटीरियर थोरेसिक एयर सैक, पांच हो गए। दो होते हैं नीचे, लंग्स के साथ नीचे जुड़े हुए होते हैं, यानी लंग्स में ऊपर की जानिब भी जुड़े होते हैं और नीचे वाली भी जानिब भी जुड़े होते हैं। जो नीचे जुड़े होते हैं उन्हें कहते हैं पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक। और फिर नीचे पेट तक चले जाते हैं, नीचे जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें हम एब्डोमिनल एयर सैक कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्डोमिनल एयर सैक कहते हैं, यानी ये पेट में जाते हैं। नहीं, इनके एल्वुलाई लंग्स में नहीं होते सारे, और आमतौर पे इनको हम एल्वुलाई कहते भी नहीं है, एयर सैक ही कहते हैं। अब आपने परिंदे अगर गौर से देखे, देखिए दूसरी डायग्राम मैंने यहाँ बनाई है, इसमें ये भी इस तरह नजर आ रहा है। ये पिंक वाले जो हैं ये गर्दन में है, तो सर्वाइकल हो गए। जी बेटे, ये पूछते हैं। और ये दो तरह के लंग्स में बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स में होगा ना। ये तो वो है टंकियां, रिजर्वायर। जैसे आप जीप पे जा रहे हैं कहीं बहुत दूर, सर समझ लीजिए, आप में से अप कंट्री के तो बहुत सारे बच्चे होंगे ना। नहीं, इनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा मेरे बच्चे, वही बताने जा रहा हूँ। ये थैला है सिर्फ, सैक है, एयर सैक इसीलिए कहते हैं। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो सुनिए। आप लोग अप कंट्री जाते हैं, कभी बाय रोड गए, अपनी गाड़ी में गए? फिल्मों में देखा होगा आपने कि आप या तो पेट्रोल रिजर्व लेके चलते हैं, टंकियां, या फिर रास्ते में आने वाले पेट्रोल पंप से
पेट्रोल डलवाते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है रास्ते से वो आ, पुराने जमाने में तो रास्ते में इतने पेट्रोल पंप नहीं होते थे, लोग क्या करते थे, टैंक्स रखते थे अपने पास, टंकियां, जिसमें स्टोर कर लेते थे पेट्रोल को, ताकि जहां खत्म हो वो खुद डाल ले। यू गेट माई पॉइंट बेटा? तो इनमें भी क्या मसला है, ये क्योंकि इनका काम तो उड़ना है ना बेटा, ये जजीरे के ऊपर उड़े जा रहे हैं, पर समंदर के ऊपर उड़ रहे हैं, दरिया के ऊपर उड़ रहे हैं, तो नीचे तो नहीं उतर सकते। तो नेचर ने क्या किया, इनको एयर सैक्स दे दिए, जिसमें ये रिजर्व एयर जो है भर लेते हैं, एक्स्ट्रा एयर भर लेते हैं। 8 से 10 थिन वॉल्ड होते हैं, किसी में 8 होंगे, किसी में 9 होंगे, किसी में 10 होंगे, ये इस तरह के होते हैं। ठीक है, इसीलिए आप देखें परिंदे को, जब परिंदा नीचे बैठा होता है, दरख्त पे बैठा हो, ये बैठा होता है जहां, तो ये मुसलसल इसकी बॉडी हिल रही होती है, ये हवा ले रहा होता है और टंकियों में भर रहा होता है। अब जब, अच्छा ये बताइए किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है? ये पूरा पेज हमने यहाँ से पढ़ा दिया, आपको बता दिया। जी बेटा, पर्पस बताया ना बेटा मैंने आपको। पर्पस ये है, हेलो नहीं बेलो है, बेलो का मतलब होता है रिदमिक मूवमेंट, मतलब वो हवा को खींच रहा है। ठीक है, देखिए फिर समझ लीजिए कि लंग्स के इलास्टिक होते हैं, स्पंजी होते हैं, पिंकिश होते हैं, एयर सैक्स एडिशनल अटैच्ड होते हैं। बेटा अब्दुल्ला बताया ना कि ये उड़ान भर रहे होते हैं, तो बार बार नीचे थोड़ी आएंगे फ्रेश एयर लेने के लिए, वरना गिर के मर जाएंगे फ्रेश एयर नहीं होगी तो नेचर ने इनको स्टोरेज दे दिया, एयर सैक फॉर द स्टोरेज ऑफ एयर, हवा भरने के लिए, हवा का जखीरा करने के लिए एयर सैक दे दी। फेफड़ों में ब्रोंकाई फौरी तौर पर तकसीम नहीं होते जैसे हमारे अंदर हो जाते हैं, बल्कि अंदर जाने के बाद फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाते हैं, डिवाइड होने के बाद, और फिर मजीद डिवाइड होकर पतली पतली नालियां बनाते हैं जिसे पैरा ब्रोंकाई कहते हैं। अब ये पैरा ब्रोंकाई हर एयर सैक में मौजूद है और मजीद बारीक बारीक ब्रांचेस में तकसीम हो जाती है, जिन्हें एयर कैपिलरीज कहते हैं। और फिर इनमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो जहां पर गैसेज एक्सचेंज होती हैं, और इन चैनल्स के जरिए ही कंटिन्यूअस फ्लो होता है इन वन डायरेक्शन। लंग्स में मैंने जैसे बताया, बर्ड में 8 से 10 थिन वॉल्ड सैक्स होते हैं, जिन्हें हम एयर सैक्स कहते हैं। अब ये उनके नाम है जो हमने बताया बेटा, ठीक है, ये नाम है उनके। 2 पेयर गर्दन में होते हैं मैंने कहा, सर्वाइकल हो गए। एक शोल्डर में होता है, हाथों में, यानी विंग्स के अंदर, वो इंटरक्लेविकल हो गया। 2 फेफड़े के जैसे शुरू होते हैं, 2 अटैच्ड होते हैं, राइट और लेफ्ट, उनको एंटीरियर थोरेसिक एयर सैक कहते हैं। 2 नीचे की तरफ अटैच्ड होते हैं जब लंग्स खत्म हो रहे होते हैं। जी मैं अभी आपको फंक्शन इसका बता रहा हूँ ना, फंक्शन बता रहा हूँ, अभी तो स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ना। 2 नीचे होते हैं, इनको पोस्टीरियर थोरेसिक कहते हैं, ये देख लीजिए। Responsible for continuous flow of air in one direction. In addition to lungs, a bird has 8 to 10 thin-walled sacs known as air sacs, जो पेनिट्रेट करते हैं एब्डोमेन में, गर्दन में और विंग्स में भी। जी अशारिफ बेटा यही है। अब ये जब जखीरा कब कर रहे होते हैं बेटा, एक प्रोसेस होता है जिसे बेलो कहते हैं। जी 8 से 10 है ना, आप गिनती कर लीजिए, 2 सर्वाइकल में, 2 एक शोल्डर में, 3 एक 2 एंटीरियर थोरेसिक में, 5 2 पोस्टीरियर थोरेसिक में,
7 और 2 एब्डोमिनल में 9 हो गए। तो 8 से 10 है ना, तो इसमें 9 है जी। नहीं, हर परिंदे में वेरी करेंगे थोड़े बहुत। 8 से 10 है ना जब भी तो। अच्छा, जब नीचे बैठे होते हैं तो इनका जिस्म हिल रहा होता है, बेलोस कहते हैं इसको। उसके नतीजे में ये हवा को अंदर ले रहे होते हैं। और जब ये स्टोर कर लेते हैं लंग्स में नहीं, लंग्स के साथ जुड़े हुए हैं, ये देखिए जुड़े हुए हैं ना, ये 2 ऑरेंज कलर के नजर आ रहे हैं, 2 येलो कलर के नजर आ रहे हैं। ये ऊपर की जुड़े हुए हैं, ये नीचे की तरफ जुड़े हुए हैं। ठीक है बेटे, तो 4 हो गए ना यहाँ पे। इज इट क्लियर? नाउ एवरीवन हैज क्लियर्ड? नाउ एवरीवन इज क्लियर्ड? हाँ, बलून की तरह आप कह सकते हैं बेटा। नहीं होगा तो लंग्स में ही, हवा लंग्स में जाएगी। अब वही बताने जा रहा हूँ बेटा। ये वाला क्लियर हो गया, अब यहाँ देख लीजिए। ये देखें, यहाँ पे हमने आपको ये डायग्राम दिखाई हुई है। ये देखिए, ये डायग्राम कैसे आपको बता रही है, इनहेलेशन हो रहा है, ये देखिए अंदर गया, ये फूल गया, ये फिर बाहर निकला और बाहर निकल गया। ये सबको नजर आ रही है? हाँ, तो वो तो कैपेटिव है ना बेटा, उनकी बात थोड़ी हो रही है। लेकिन क्योंकि उनका ये बेटा नजर आ रहा है आपको डायग्राम में, मैंने ये वाली डायग्राम लगा दी ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे हवा जा रही है और कैसे हवा आ रही है। अब जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम कहते हैं कि बर्ड्स में द मोस्ट एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम इज फाउंड इन बर्ड्स। सबसे बेहतरीन सिस्टम जो होता है बेटा वो बर्ड्स में होता है, मैमल से भी ज्यादा। क्योंकि इसके लंग्स में दोनों टाइम लंग्स में दोनों टाइम फ्रेश एयर जा रही होती है। इसके लंग्स में दोनों टाइम फ्रेश एयर जा रही होती है। ये रहना बेटा, ये एयर सैक है ना, ये लंग है और बाकी सब एयर सैक है। अब जरा इंस्पायरेशन की मिसाल देता हूँ बेटा मैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से हवा दाखिल होती है, नेजल कैविटी, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, पैराब्रोंकाई से होती हुई लंग्स में चली जाती है और एडिशनल ईयर सैक्स में चली जाती है। इसको हम डबल ब्रीदिंग सिस्टम कहते हैं। देखिए, आप जब सांस लेते हैं बेटा, नहीं ह्यूमन में अच्छा होता है लेकिन सबसे बेस्ट जो है बर्ड्स में होता है। बेटा पैराब्रोंकाई फाइन ब्रांचेस हैं जो लंग्स में अ, से होती हुई एयर सैक्स में दाखिल होती है। ठीक है बेटा। Air enter the body through external nostril, pass through the nasal cavity, trachea, bronchi, parabronchi, enter the lungs in additional air sacs। इसको हम डबल ब्रीदिंग सिस्टम कहते हैं। इसमें 2 टाइम ब्रीदिंग होती है ताकि हवा लंग्स में प्रॉपरली पहुंच जाए। देखिए कैसे, एक तो लंग्स भरते हैं अपने ताजा हवा से, इसको इंस्पायरेशन कहते हैं। और जब ये एक्सपायरेशन करने लगते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो जो बाहर निकल के जाती है इनके लंग्स में से, ये हवाई थैलों से हवा फ्रेश लंग्स में आ जाती है। तो इंस्पायरेशन के दौरान तो
इंस्पायरेशन के दौरान तो ताजा हवा होती है, हमारे अंदर भी एक्सपायरेशन में ताजा हवा नहीं होती बेटा। एक्सपायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती है। यहाँ क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और पीछे से जो रिजर्वायर इनकी टंकियां वो इसको फ्रेश एयर दे रहे हैं। तो इसको उड़ान के दौरान, फ्लाइट के दौरान परेशानी नहीं होती। जी बेटा, एयर स्टोर करते हैं, यही तो बताया। हमारे में एयर ही होती है, असल में हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बेटा आप ये समझ लें कि वो उनके साथ ज्यादती होती है, इसीलिए तो वो जो पिंजरे में रहने वाले परिंदे हैं उनके मुकाबले में जो आजाद रहते हैं वो ज्यादा बेहतर होते हैं। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन जिस्म से बाहर जो जाती है उसकी मकदार ज्यादा होती है, जिस्म के अंदर जो आती है उसकी मकदार कम होती है, ये बात याद रखिएगा। इसीलिए हम सिर्फ ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, टेक इन ऑक्सीजन गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम तो हवा पूरी लेते हैं ना, तो उसकी बहुत सारी ऑक्सीजन हम रोक लेते हैं और उसके अंदर बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड वापस कर देते हैं। नाइट्रोजन तो हम रोक ही नहीं पाते। समझ में आया आप लोगों के? डबल ब्रीदिंग सिस्टम उसे कहते हैं जिसमें लंग्स में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों में फ्रेश एयर आती है। ये हमें भी नहीं होता ऐसा, उसे कहते हैं हम डबल ब्रीदिंग सिस्टम। बेटा फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, उसमें ऑक्सीजन की मकदार ज्यादा होती है, ठीक है। आम में हम सिर्फ यही कहते हैं, टेक इन ऑक्सीजन गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। हम हवा को कहाँ छान के बाहर फेंकेंगे? हवा के साथ ऑक्सीजन आती है, उसमें से हम ऑक्सीजन ले जाते हैं ब्लड के अंदर, क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है बेटा। भाई आप सांस लेते हैं तो क्या आपने फिल्टर लगाया हो कि सिर्फ ऑक्सीजन छन के अंदर जाए? ऐसा तो नहीं है ना। लंग्स की ये खूबी होती है कि उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन को वो अंदर ले जाता है, बाकी को नहीं लेके जाता। बाकी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, वो बाहर चली जाती है, ठीक है। आइए वह हम अपना सिस्टम पढ़ लें। बेटा ये एयर सैक छोटा बड़ा नहीं हो रहा, जब हवा भर रही है तो फैल रहा है, हवा उसमें से निकल रही है तो सुकड़ रहा है, मुसलसल ये काम हो रहा है। हमारे फेफड़े भी तो यही करते हैं। आप जरा सांस लें जरा, तो आपका सीना ऊपर फूल जाएगा, ले जरा हमजा। हाँ बेटा, अब ये तो जाहिर सी बात है शाहजान, अच्छा सवाल है। ये डिपेंड करता है कि बर्ड कितना बड़ा है, कितनी दूर तक उसको जाना है। अब आपको पता है ना, पाकिस्तान की इंजल लेक में, जो हमारे दरिया यहाँ ठट्टा के पास है, साइबेरिया से परिंदे आते हैं, माइग्रेशन करते हैं साइबेरिया से। समझ आई?
शाहजहान, आपका सवाल इररिलेवेंट नहीं है इतना, लेकिन हम, हाँ, ये वहां से तो अब बीच में इनको रुकना बहुत मुश्किल है। समंदर में तो नहीं उतर सकते ना कहीं पे, डूब जाएंगे। सारे परिंदे तो समंदर पे नहीं रहते ना। हाँ, और बड़ा बस्टर्ड आते हैं। चलिए बेटा। जी बेटे, वो भी उड़ जाते हैं ना, पानी में हर वक्त नहीं रहते। आइए बेटा, इंसान में रेस्पिरेशन सिर्फ लंग से होती है, इसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, लेकिन इसमें एक रेस्पिरेटरी ट्रैक मौजूद होता है। अब ये हमारा आपका मामला है बेटा। अच्छा मारबे, क्या पूछे हैं सर? बर्ड्स की रेस्पिरेशन में फ्रेश एयर एंटर होती है और एयर सैक्स इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट हो जाती है और स्मॉल कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन होती है, इसके अंदर नहीं रहती बेटा। इसीलिए इसको कंप्लीट वेंटिलेशन कहा जाता है बर्ड्स में। सॉरी, मैं बताना भूल गया। ठीक है, ये बात आप लोग सुन लीजिएगा, बर्ड्स में कंप्लीट वेंटिलेशन होती है, इसमें बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में नहीं रुकती, सब चली जाती। अब इंसान का रास्ता देख लीजिए बेटा। इन मैन द ओनली रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज लंग्स, लिहाजा इसको पल्मोनरी रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन कहते हैं। दूसरा ट्रैक, इसमें ट्रैक मौजूद होता है बेटा। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, नाक सबके पास मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। जो नथने हैं उनको एक्सटर्नल नोस्ट्रिल कहते हैं, बाहर जो खुलते हैं। फिर नेजल कैविटी, चूली आप डाल के देखें तो आपको हड्डी महसूस होगी नाक में, वो नेजल कैविटी है, जिसकी वजह से दो चैम्बर बन जाते हैं। फिर अंदर वो इंटरनल नोस्ट्रिल है। फिर फेरेंक्स है और फिर लैरिंक्स है। ये देख लीजिए यहाँ पर, ये डाइजेस्टिव सिस्टम आ रहा है, बकल कैविटी, ये फेरेंक्स, जबकि ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, ये नेजल कैविटी, ये इंटरनल नोस्ट्रिल और ये फिर बकल कैविटी। ठीक है। अब यहाँ से हवा जब इसमें दाखिल होगी तो ये लैरिंक्स कहलाता है। लैरिंक्स में वोकल सैक मौजूद होते हैं। पीछे की तरफ पैलेट होता है बेटा, तालू जिसे कहते हैं। नेजल कैविटी में गॉबलेट ग्लैंड्स होते हैं बेटा। अच्छा, नेजल कैविटी में दो चीजें होती हैं। पैलेट बेटा तालू को कहते हैं, तालू। आप अपना हलक खोलें, उसमें एक फ्लैशी पार्ट लटक रहा है, उसको कहते हैं। शारिफ, देखा आपने बेटा कौवा देखा लटका हुआ? ये इसलिए होता है, नहीं ड्रॉपलेट नहीं, कौवा लटका हुआ बेटा एक हैंगिंग स्ट्रक्चर है, मेरा ख्याल है मैंने भी दिखाता हूँ। नहीं है इसमें। आप अपना मुंह खोल के बकल कैविटी में देखें, एक चीज लटक रही होगी, उसको कहते हैं यूविला इंग्लिश में।
उर्दू में उसे तालू कहते हैं और अंग्रेजी में यूविला कहते हैं, और बायोलॉजी की जबान में क्लिफ्ट पैलेट यानी पैलेट कहा जाता है। ये बेटा स्पेलिंग मैंने लिख दी है, इसको यूविला कहते हैं। अगर ये खराब हो जाए या पैदाइशी तौर पे बाज लोगों का ये कटा हुआ होता है, तो इनको सांस लेने में भी दिक्कत होती है, बोलने में भी मसला होता है और खाने में भी मसला होता है। जी बेटा, हम लोग करते हैं, नाक बंद होती तो करते हैं, लेकिन अच्छी बात नहीं होती। छोटे बच्चे करते हैं तो उनके दांत खराब हो जाते हैं, कहा यही जाता है। इसलिए जिसका जो काम है वही करना चाहिए, यानी मुंह बंद करके नाक से सांस लेनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हाँ, नाक अगर बंद है, यूविला मैंने बताया ना बेटा, वो हैंगिंग स्ट्रक्चर जो है मुंह के अंदर, हैंगिंग स्ट्रक्चर। एक मिनट रुकिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। आपके अपने मुंह में है ये बेटा। यूविला जो है ना, ये क्या काम करता है, ये पैलेट के साथ होता है, तो जब हम खाना वाना खाते हैं तो ये साइड में होके जगह बना देता है, लेकिन अगर ये सही से प्रॉपर डेवलप नहीं होता तो फिर ये नुकसान पहुंचाता है। फिर हम खाना और सांस लेने में एक साथ, जब खाना खा रहे होते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होती है। ऑपरेशन होता है छोटे बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का भी ऑपरेशन हो जाता है, ये सही हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं आपको डायग्राम दिखा दूं इसकी, और टाइम खत्म हो रहा है। तो अब मुझे बताइए कि आपको इसमें इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस वाले पेज पे, क्योंकि अभी हमने यहीं तक पढ़ा है। हाँ, वो तो दिखा रहे हैं ना, इसलिए तो पूछ रहे हैं बेटा। बेटा आप, हमजा जिया, आपने अपना हलक खोल के देखा? चले मैं युवला दिखा देता हूँ आपको, रुकिए। हाँ, लैरिंक्स के आगे नहीं पढ़ा, अब कल पढ़ेंगे ना आप। सबके जब सवाल इतने होते हैं तो बेटा एक स्लो हो जाता है ना फिर, और आप चाहते हैं कि सवाल का जवाब भी मिले। नहीं नहीं, सॉरी की क्या बात है, अब सवाल का जवाब तो होना चाहिए ना बेटा। ये देखिए, अब यूविला आपको ड्रॉ, ये यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, 2 मिनट रुकिएगा। अ, ये देखिए, आपको नजर आ रहा है क्या ये? जी, ये नजर आ रहा है बेटा? अच्छा, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सॉफ्ट पैलेट है, ये टॉन्सिल्स वगैरह, ये टंग है, ये लटका हुआ है, ये है यूविला।
आया नजर? अब ये सबके पास है। अगर ये कटा हुआ हो ना बेटा, वही तो बता रहा हूँ, ये खाने को स्मूथली अंदर जाने देता है। पैलेट बेटा हड्डी होती है, ठीक है? ये एक हड्डी होती है जो हॉरिजेंटली यहाँ मौजूद होती है। अब आपके समझ में आ गया बेटा? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्की बात है? क्या है बेटा दिवाज, बताइए। बेटा यूविलन, वही तो बता रहे हैं, कट जाए तो सांस लेने में दिक्कत होती है। सही है। क्या कंफ्यूजन है दिवाज आपको? बेटा टॉन्सिल्स। जी पैदाइशी कटा हुआ था, अब उसको ऑपरेट करके सही करते हैं। बेटा जिसकी नाक प्रॉपरली नहीं खुली होती वो खर्राटे लेता है। ये वजह अननोन है, हम ये कहते हैं कि ये जेनेटिकली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है कोई गड़बड़, ठीक है? जी बेटा, अब मेरा ख्याल है मैं आपको चैप्टर 8 के एमसीक्यूज दिखा दूं। कल हम अगले पेज से शुरू करेंगे बेटा। ये ये देख लीजिए बेटा, ये चैप्टर 8 है, उसके हैं बेटा, जल्दी से देख लीजिए। चैप्टर 12 के भी देखने हम मार बेग, पहले जरा जल्दी से देख लीजिए कि वो टाइम जरा कम है। देखते रहे बेटा, ये खत्म हो गया। ये फिर एक दफा, ये देखिए, ये एमसीक्यूज, ये वेरी शॉर्ट, ये शॉर्ट, ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया बेटा। अब आप कह रहे हैं चैप्टर 12 के, ठीक है वो भी दिखा देते हैं।